अधिकतर लोग जो हैं वो आज के टाइम में सेक्शन 498A या फिर जो 85BNS है उसके तहत फंसे हुए हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि ये मुकदमा किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से इस केस से बाहर निकलना है, किस तरीके से इस मुकदमे को जीतना है। ऐसे तमाम प्रश्न आपके मन में आते हैं, आपके दिमाग में तमाम बेचैनी हो जाती है, क्योंकि बात ही बेचैनी की, क्योंकि मुकदमा पूरा कंप्लीटली फॉल्स एलिगेशन पर होता है, झूठा ही मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। आज के टाइम में एक वेपन बन गया है, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इस दहेज के मुकदमे को। और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत चिंतित है कि भाई इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों परिवार इतने टूट रहे हैं। सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है क्योंकि अधिकतर आज के टाइम में परिवार जो मुकदमेबाजी से ही जूझ रहे हैं। शादी करते हैं हंसी खुशी खेल, मतलब परिवार में खुशी लाने के लिए, लेकिन आता क्या है, मुकदमा। जाना होता है उनको कहीं अपनी पिकनिक पर, टूर पर घूमने के लिए, लेकिन वो कहाँ जाते हैं, कोर्ट कचहरी। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर आपके ऊपर सेक्शन 498A या फिर 85BNS के तहत जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, तो ऐसे में आपको कुछ चीजें हैं जो समझनी भी हैं और कुछ आपको सावधानियां बरतनी है। देखिए, सबसे पहले जब आपके ऊपर मुकदमा होता है 498 या 85, दोनों ही मैं बता कर चल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है, नई धारा बन गई है 85 जो कि डॉरी प्रोविजन में आता है और डॉरी का केस बनाया जाता है, और जो पुराना था वो 498A आईपीसी के तहत था। आपका मुकदमा नया हो पुराना हो डजेंट मैटर, दोनों में प्रोविजन सेम ही है। अब बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर आपको मुकदमा लड़ना कैसे, किस तरीके से आप इस फॉल्स एलिगेशन से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक जो जांच होती है, एक इंक्वायरी होती है, यानी कि जब लड़की अपने घर से आती है, ससुराल से आती है, और तो वो एक एप्लीकेशन देती है कि साहब मुझे इस तारीख को मारा पीटा, मुझे घर से निकाला, मुझे दहेज की मांग कर रहे हैं, और भी एलिगेशन लगा देते हैं, साहब दहेज, हमने दहेज दिया था, बहुत दिया था, ऐसी तमाम बातें कर दी जाती हैं। लेकिन इन सभी बातों के पीछे उसका जो इंटेंशन है वो यही है कि पति और ससुराल वालों को परेशान करना, मुकदमे में फंसा देना, ताकि उनके दिन रात का जो चैन सुकून है वो सब कुछ वो महिला छीन ले। ऐसी महिला जिस महिला ने आते ही तुम्हारे घर में मतलब विवाद खड़ा कर दिया, और तुम जो साधारण व्यक्ति थे, अपना साधारण जो जीवन जी रहे थे, अपना सुख में थे, आज तुम दुख के कगार पर आ गए, तुम्हारा रोना धोना शुरू हो गया, तुम्हारे परेशानी तमाम आने शुरू हो गई हैं। सब कुछ किस वजह से, एक घर में गलत महिला के आने की वजह से। मैं उन महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके साथ में वाकई प्रताड़ना होती है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके साथ कोई प्रताड़ना नहीं होती है, कोई टॉर्चर नहीं होती है, वो खुद टॉर्चर करती हैं। वो दूसरे पुरुषों के लिए, दूसरे परिवार को इस हद तक मतलब मजबूर कर देते हैं कि वो आत्महत्या करने तक के प्रयास करता है व्यक्ति। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन खत्म भी कर लिया सिर्फ पारिवारिक कलह की वजह से, पारिवारिक विवाद की वजह से। और इस विवाद में फंसने के बाद व्यक्ति टूट जाता है, क्योंकि दूसरे से किसी अन्य व्यक्ति से लड़ाई हो तो वो लड़के जीत भी जाए, लेकिन अपने से लड़के कैसे जीत जाए। और वो व्यक्ति लड़ने के बाद भी कहीं ना कहीं वो हारा हुआ महसूस करता है। और इसी वजह से आज के समय में युवा पुरुष जो हैं, युवा लोग जो हैं, वो अपना जीवन खत्म करके अपना आखिरी समय व्यतीत कर रहे हैं, और अपने आप को कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि हत्या हो रही है, अपने हाथों से ही खुद हत्या कर रहे हैं। कोई गला घोट ले रहा है, कोई पंखे से लटक जा रहा है, किसी को पत्नियां मरवा दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो मौत की मुंह में जा ही रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखो, सबसे पहले आपको कुछ लीगली जानकारी की जरूरत है, कुछ आपके माइंड को भी, क्योंकि देखो कानून पता होना और कानून की जानकारी होना, और उससे सबसे ऊपर है आपके मन की शांति होना। मैंने कहा अगर आपका मन शांत है तो मैं कहता हूं आपको ऊपर बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, उस सब प्रॉब्लम को आप झेल जाओगे। लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है, मन परेशान है, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो एंजाइटी, वो टेंशन, डिप्रेशन हो रहा है, जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, एक परिवार के संबंध में भी और दूसरा आप अपने जीवन के संबंध में भी। देखो, मुकदमा वही स्त्री करवाती है जो स्त्री अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है, ये कंफर्म है। और एक जेन्युइन सी बात सोचिए, मेरे द्वारा मत सोचिए, आप अपने दिमाग से सोचिएगा कि जो स्त्री आपके साथ रहना चाहेगी वो आपके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज करवाएगी। अगर मान लीजिए, मैं कहता हूँ गलती आपसे भी हुई है, गलती उससे भी हुई है, कहीं ना कहीं कोई तो कारण रहा है ना गलती का। आप भी बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है, आप भी पढ़े लिखे अच्छे इंसान। आज टाइम हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है। एक समय था जिस समय पर अनपढ़ लोग हुआ करते थे, लेकिन आज कोई अनपढ़ नहीं है, और अगर अनपढ़ है भी तो वो बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका शादी संबंध से कोई मतलब है नहीं। आज की युवा पीढ़ी जो है, जो पढ़ी लिखी है, वही लोग जो है वो इस तरीके से गलतियां कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं और मुकदमे कर रहे हैं। तो सोच कर देखिए कि मुकदमा अपने पे नहीं किया जाता है, दुश्मनों पे किया जाता है। तो
तो जो महिला आपको दुश्मन मान रही है वो तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएगी, और उसने दर्ज करवा दिया है तो आप संबंध अपने मन से मानिए या मत मानिए, लेकिन उस महिला ने आपके प्रति जो संबंध था वो खत्म कर दिया। ये नियम है कि जिसने भी मुकदमेबाजी करी वो अपने घर ही सेट हो गई, वो महिला जो है अपने घर में ही रह रुक गई है, वो आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि मुकदमे के बाद जो परिस्थिति बदल जाती है, जो एक संबंध जो आपका पति पत्नी का होता है वो कानूनी रूप से अगर आप देखें तो एक वादी हो जाता है और एक प्रतिवादी हो जाता है, यानी कि एक मुलजिम और दूसरा पीड़ित। तो आपके रिश्ते कोर्ट ने बदल दिए, कानून ने बदल दिए। जो आप पति पत्नी थे उसमें पार्टी नंबर 1 पार्टी नंबर 2 हो गए। तो ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ गई है। अब यहीं पर खेल शुरू होता है जब एक पति के ऊपर, पुरुष के ऊपर, परिवार का, उसका पूरा नाम, उसके भाई बहन, माता पिता, सभी का नाम उस एफआईआर में दर्ज करवा दिया जाता है। तो आप इंटेंशनली समझ लीजिए कि ये जो है वो एक गेम है। उस महिला को आपके साथ रहना नहीं है, लेकिन उस महिला को अब आपसे बदले में, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको वो दुख पहुंचाएगी, परेशानी देगी, तो तुम भागोगे परेशानी के लिए कोर्ट कचहरी कानून से, या मेरे ऊपर क्या हो गया, मैं कैसे बच जाऊंगा। अब कुछ लोग कहेंगे तुम्हें जेल हो जाएगी, कुछ लोग कहेंगे तुम्हें परेशानी आएगी, तुमको मैं साल बीत जाएंगे, तो तुम कहीं ना कहीं ये सोचोगे यार पैसा देके खत्म करो। और वही महिला ये चाहती है, जो तुम्हारे ऊपर परेशानी आई है ना, कहते ना कि एक तापमान, हीट, अगर लोहे को पिघलाना है तो उसको हीट देना पड़ेगा, उसको गर्मी देनी पड़ेगी, और यही काम महिला के द्वारा किया जाता है। वो हीट देने का काम करती है, आपके ऊपर तमाम मुकदमा दर्ज करवा देगी। एक दहेज का अभी शुरुआत में आया, उसके बाद डॉरी का, डोमेस्टिक वायलेंस का आएगा, फिर मेंटेनेंस का आएगा, तमाम मुकदमे तुम्हारे ऊपर करा दी जाएंगे, और तुम कोर्ट कचहरी कानून आस पड़ोस सब में एक बात कॉमन सुन लोगे कि महिला की सुनी जाती है। मैं कहता हूं महिला की नहीं सुनी जाती है, उस व्यक्ति की सुनी जाती है जो पीड़ित है, बस, चाहे आप पुरुष हों या महिला हों। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके पास सुनवाई नहीं हो रही है तो आप हिम्मत ना हारें, थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा आगे बढ़ेंगी चीज़ें, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, जो परेशान झूठ है वो झूठ ही रहेगा, कितना भी झूठ बोल ले वो। अब आपको क्या करना है, मैं एक चीज़ बताता हूँ कॉमनली, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। देखिए 498A का जब मुकदमा होता है तो आपको परेशानी तो आती है, परेशानी का तो संबंध है ही, कहीं ना कहीं परेशानी आपके ऊपर आएगी और आपको उस परेशानी से बाहर निकलना है, मेंटली भी और फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। ये 3 चीज़ों से आपके लिए फिट रहना है। अगर तुम इन 3 चीज़ों से फिट रहोगे तो मैं जीवन में, आपकी पत्नी नहीं कह रहा हूँ, कोई भी आपको नहीं हरा पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से, मेंटली, दिमागी रूप से, फिजिकली, शारीरिक रूप से, और फाइनेंशियली यानी कि मनी के रूप से। ये आपको तीनों चीज़ों से सतर्क रहना है और सशक्त रहना है। अब जैसे ही मुकदमा आपके ऊपर होता है तो आप सबसे पहले उसकी जो एफआईआर कॉपी है उसको पढ़ लें कि भाई क्या लिखा है इसमें। लिखने के साथ साथ में जैसे ही एफआईआर आती है, अब नॉर्मल रूल बन गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सत्येंद्र अंटिल एक केस है वो भी है, और एक अरनेश कुमार का है, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है दोनों। इसमें सेक्शन 41 का जो नोटिस है वो पुलिस को रिसीव करवाना ही है आप, यानी कि गिरफ्तारी पूर्णतः खत्म। सिंपल ही बात है, आपको गिरफ्तारी करनी नहीं है। जैसे पुलिस एफआईआर कर दे आप तुरंत जाइए कि साहब बोल दी सर 41 का नोटिस है, जो कि अब 35 BNSS हो चुका है, उसका रिसीव करवा लीजिए, और रिसीव करने के बाद आप फ्री। अब स्टार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में जो भी आपके पास एविडेंस है उस आईओ के साथ में कॉपरेट करिएगा, बातचीत अपनी रखिएगा, जितना हो सकता है उतना एविडेंस, ऑडियो वीडियो जो भी है वो मांग रहा है कि भाई मैं इस तरह की चीज़ें, वो आप अपनी तरफ से लगा दीजिए। फिर भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि दोनों चीज़ के लेकर चलते हैं, पुलिस आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रही है, आप कॉपरेट करना चाहते हैं लेकिन पुलिस नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस का भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई इनसे पैसा मिल जाए। हालांकि मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों के द्वारा मुझे सुना गया है, तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि उनका ये इंटेंशन है कि पैसा मिल जाए कुछ, तो पैसा बिल्कुल मत दो आप, अपनी बात सच्चाई से रखिए, समय आने पर चीज़ें बदलेंगी। और अगर वो चार्जशीट लगा रहा है तो लगाने दो, एफआईआर लगा रहा है तो एफआईआर स्वीकार है, चार्जशीट लगा रहा है चार्जशीट स्वीकार है, जो भी पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा है वो स्वीकार है। जैसे ही कोर्ट में आपके विरुद्ध चार्जशीट आ जाती है तो आपको आगे लड़ना है, एफआईआर आ जाती है तो आपको वहीं पर केस फिनिश, खत्म। अब चार्जशीट आ जाती है तो चार्जशीट के लिए बाद 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप उसको मतलब सेटलमेंट कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर ख़त्म कर लीजिए, वहीं पर ही लोअर कोर्ट में ही, वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं होता आपके पास सेटलमेंट तो फिर आपके पास रास्ता है कि अगर झूठा मुकदमा है पूर्णतः तो आपको हाई कोर्ट का रुख करना है, यानी कि यहीं पर एक टर्न आता है जमानत कराने का। कुछ लोग आपको जमानत की भी एडवाइस करेंगे, कुछ लोग आपको हाई कोर्ट जाने की भी एडवाइस करेंगे। यहाँ पर हाई कोर्ट जाना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जमानत अगर आपने कर ली तो ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रायल में आप वो आए ना आए, क्योंकि गवर्नमेंट अधिकार मतलब सरकारी मुकदमा है
तो वो जो विपक्षी है, जो लड़की पत्नी है, पक्ष है, वो आए ना आए कोर्ट, लेकिन आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, आपको वकील करना ही पड़ेगा। वकील के द्वारा हर डेट पर एप्लीकेशन अगर नहीं जाओगे तो लगवानी पड़ेगी, और आपको भी अपीयर होना पड़ेगा, आपको भी अपनी गवाही जमानत वगैरह सब कुछ करवाना ही पड़ेगा। ये प्रोसीजर है लोअर कोर्ट में, आपको ये करना है, क्योंकि ये नियम है और इसके आप विरुद्ध नहीं जा सकते सर। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये नहीं करवाया तो फिर आपके लिए क्या है, आपके लिए हाई कोर्ट का रास्ता है। आप हाई कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट में क्वेश्चन में, चूंकि आप BNSS के 528 बन गया है सेक्शन, पुराना जो था वो 482 था। अब ये चीज़ें जो है वो सेक्शन बदल चुके हैं, तो सेक्शन के आधार पर ही आप एक नई रिट फाइल करेंगे कि भाई ये मुकदमा जो है हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है और इस मुकदमे में ये एविडेंस है। इन सभी एविडेंस को इकट्ठा करके आप वहां पर रिट फाइल करवाएंगे, और रिट में जैसे ही सुनवाई होगी दूसरी पार्टी बुला ली जाएगी और लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग तब तक स्टे करवा दी जाएगी। ये आपके वकील पर डिपेंड करता है कि स्टे होगा या फिर नहीं होगा, या फिर प्रोसीजर क्वैश होगी वो FIR या फिर नहीं होगी, और चार्जशीट FIR मतलब दोनों क्वैश होंगी या फिर नहीं होंगी, ये आपके वकील के ऊपर डिपेंड करता है। वकील ही आपको एडवाइस करता है, क्योंकि हर केस के सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए आपको ये मतलब डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपका केस जो है आगे रन करेगा। ये सब कुछ ये एक प्रोसीजर है जो कि मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब मतलब ये समझ लीजिए कि अगर जैसे ही हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई या स्टे कर दिया, आप 50% केस से बाहर निकल चुके हैं, बस इतना समझ लीजिए। अब बचा 50%, तो वो फाइनल जब टाइम आएगा, आर्ग्यूमेंट का टाइम आएगा या फाइनल बहस का टाइम आएगा, तब उसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या, क्योंकि इसमें अब लैंडमार्क जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आ चुके हैं 498A को लेकर, जिसमें स्पष्टली कहा गया कि दिस इज द कंप्लीटली वेपन दैट यूजिंग बाय द वुमेन्स, स्पष्टली कह दिया गया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और तमाम, जैसे मैं बताया अभी, अरनेश कुमार का और सत्येंद्र अंटिल का, ये तमाम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इस तरीके से चीज़ें सिर्फ कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। तो आपको किसी प्रकार से डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही मैं बार बार बात कहता हूं, लड़ना है आपको। बुराई के विरुद्ध लड़ने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है या गलत किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो आपको लड़ना ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप किसी के विरुद्ध कोई पाप नहीं कर रहे हैं, आपका अपने आप का सेल्फ डिफेंस करना, कानूनी रूप से हो या फिर किसी सामने फिजिकल रूप से हो, यह आपका अधिकार है, तो आपको डिफेंस करना है। और देखिए, कानून में फिर बात कर रहा हूँ कि कानून महिलाओं के लिए बनाए गए थे, किस लिए? ताकि उनकी रक्षा हो सके, लेकिन आजकल महिलाओं ने उनको दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, और बहुत सारे महिलाएं तो ऐसी भी पकड़ी जा रही हैं, आज के टाइम में गिरफ्तार की जा रही हैं, जो महिलाएं 376 वैसे मुकदमों दर्ज करवाने की धमकी देते हैं और उससे पैसा ऐंठ के ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये बहुत सी चीज़ें बहुत जगह निकल कर आ रहा है। तो इसीलिए तो कहते हैं दुरुपयोग। तो अगर मिसयूज लॉ हो रहा है और आपको कन्फर्म पता है कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप भी उसमें भागीदार बनिए और उसको स्टॉप करवाइए, रोकवाइए, कि हम इसके बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हैं कि हम मिसयूज लॉ का नहीं होने देंगे। जो सही है, महिलाएं हैं, उनको लड़ने का उनको अधिकार है, उनकी चीज़ें हैं, लेकिन जो गलत महिलाएं हैं, जो गलत कर रही हैं, अपने पति के साथ खराब कर रही हैं और रिश्ते खराब कर रही हैं, वो महिलाएं कानून का दुरुपयोग करने के लिए उनको रोका जाए। यही चीज़ें हैं। हर व्यक्ति गलत नहीं होता, हर महिला गलत नहीं होती, हर पुरुष भी अच्छा नहीं होता, हर पुरुष भी गलत नहीं होता है। सभी पर सभी रूल्स लागू हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर, आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है और आप वाकई एक्यूज बना रखा है आपको 498 की FIR में, लेकिन आप हैं विक्टिम, समझे मेरी बात को, तो आप इसकी लड़ाई जारी रखिए। लड़ाई करोगे, लड़ोगे बुराई से, तो मैं कहता हूं राम की जीत हुई है और जीत राम की ही होगी, चाहे सतयुग हो चाहे फिर कलयुग हो। इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको कोई लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने के बाद धन्यवाद।